गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट लिखेंगे अपन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे अपन? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब इलास्टिसिटी किसके अंदर है? यहाँ पे जितना भी अपन ने पढ़ा है तो उसमें स्प्रिंग के अंदर आती होती है इलास्टिसिटी, राइट? ये स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट के है, ये मासलेस स्प्रिंग है। अभी तक जितना पढ़ा है उसमें स्प्रिंग कैसी होती है? मासलेस। इसका मास है, राइट? तो अगर मैं इसको x1 से x2, पहले सपोज इसमें एक्सटेंशन x1 है और अभी इसमें एक्सटेंशन जो है वो x2 है। मान लेते हैं ये इसका नेचुरल लेंथ है, nl नेचुरल लेंथ, और यहाँ से ये डिस्टेंस जो है ये x1 है। और ये यहाँ पे आ गया मास है, और ये इसका डिस्टेंस x2 है, राइट? तो आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखेंगे? तो अपने को पता है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, किसी को रेफरेंस अज्यूम करना पड़ेगा। तो ये जो नेचुरल लेंथ है इसी को रेफरेंस अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से यू, इसी को क्या अज्यूम कर लिया? रेफरेंस। अगर इसको रेफरेंस अज्यूम करेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल आप फाइंड कर सकते हैं। इस यहाँ का भी पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट अगर चेंज इन पोटेंशियल लिखूं, देखो यहाँ से वो अपने को क्या पता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो क्या होता है? माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्यों यहाँ पे कंजर्वेटिव कौन सा फोर्स होगा? तो स्प्रिंग फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन जो है, स्प्रिंग फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, राइट? तो इसको आप क्या लिखेंगे? माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू, राइट? तो डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हाफ, माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, हाफ एक्स एफ स्क्वायर माइनस हाफ एक्स आई स्क्वायर। तो ऐसा अस्यूम कर लें, ये हो जाएगा आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ से अगर आप देखो, लेट्स से इफ एक्स आई जीरो, एक्स आई जीरो, जीरो मतलब नेचुरल लेंथ में, तो इसके पोटेंशियल को क्या अज्यूम कर लिया? u1 इज जीरो। एंड एक्स फाइनल को मैं अगर एक्स अज्यूम कर लूं, एक्स, u2 को u, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? डेल्टा डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको? हाफ के एक्स फाइनल मतलब एक्स स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, राइट? तो ये हो जाएगा u2 माइनस u1 इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो u2 की वैल्यू u है, u1 की वैल्यू जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इनिशियली कोई एक्सटेंशन नहीं है, उसी को आप रेफरेंस अज्यूम कर रहे हैं, तो उस केस में किसी भी एक्स डिस्टेंस, एक्स एक्सटेंशन या कॉम्प्रेशन के लिए जो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी हो जाएगी? u इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको, इसी को रेफरेंस माना है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है? जीरो है, राइट? यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है? जीरो। ये किसमें है? नेचुरल लेंथ पे। किसमें है? नेचुरल लेंथ। तो यहाँ का पोटेंशियल, अगर जब स्प्रिंग को आपने कितना एक्सटेंड किया x1, तो यहाँ पे स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी आप फाइंड कर सकते कितना हो जाएगा? हाफ के x1 स्क्वायर, हाफ के x1 स्क्वायर, राइट? उसी तरीका से जैसे x2 अगर एक्सटेंड किया तो उसमें भी आप फाइंड कर सकते हैं। x2 फाइंड किया, उसमें भी आप कर सकते हैं। ये x2 है, तो कितने डिस्टेंस पे? x2 डिस्टेंस पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? हाफ के x2 स्क्वायर। क्या आ जाएगी? हाफ के x2 स्क्वायर, राइट? Sir, work done by conservative forces वाला point is valid everywhere. वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स Equals change in u minus change in u, वो हर जगह valid है. यस।
सर फर्स्ट डायग्राम में एनएल का मतलब क्या? एनएल का मतलब सर? ओके ठीक है। नेचुरल। सर सेकंड डायग्राम के नीचे वो U0 क्या है? ये U0 क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी है भाई साहब। यू को डिनोट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इसी को रेफरेंस मान लिया, नेचुरल लेंथ को रेफरेंस मान लिया, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ की क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ की क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। रेफरेंस अज्यूम कर लिया इसी को, मतलब जब ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होगा तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग क्या होगा? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग क्या होगा? जीरो, राइट। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को जीरो है ना। Sir, we have to add the work done by conservative forces, no? Sir, can you Work done by upper part, please? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जो भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा उसको ऐड करेंगे, बट यहाँ पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? स्प्रिंग। Yes, sir. डन। इसको अगर कंप्रेस करेंगे तो भी यही है, एक्सटेंड किया या कंप्रेस किया तो भी यही है, चेंज थोड़ी होगा ये। अरे एक्स स्क्वायर है, पॉजिटिव ही आएगी ना वैल्यू। एग्जाम्पल्स करो यार। सर व्हाट इज के? फर्स्ट लेक्चर है क्या तुम्हारा ये? So first lecture actually I wasn't able to join. No. K is a spring force constant, लॉज ऑफ मोशन से बताता आ रहा हूँ, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट। Okay. ये सपोज इसका नेचुरल लेंथ है, यहाँ NL लिख दिया नेचुरल, कि पहले से ये क्या है? कंप्रेस कितना मान लेते हैं? 2 सेंटीमीटर, राइट। अभी ये स्प्रिंग जो है यहाँ से यहाँ पे आज मास है, ये डिस्टेंस जो दिया हुआ है ये 5 सेंटीमीटर। के की वैल्यू 100 न्यूटन पर मीटर एंड मास इज गिवन एज 2 kg। 2 kg फाइंड, ये इनिशियल पोजीशन है, ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। Find the change in potential energy of a spring. Find the change in potential या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दोनों सेम होगा स्प्रिंग के केस। उसी को इलास्टिक बोल रहे हैं बिकॉज ये वाला लेंथ चेंज हो रहा है, इसलिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। Find the elastic potential energy in the spring.
फाइंड द चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इन द स्प्रिंग लिखा लास्ट में, स्प्रिंग। सर ये क्या लिखा है इनमें? इलास्टिक पोटेंशियल। नहीं सुनते हो क्या? लेक्चर में अटेंड करते हो क्या? करते हो तुम लोग? टाइम पास करते हो क्या बैठ के? फाइंड फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और वहां पे मैं स्ट्रेस देके बोल रहा था, फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। बताइए आंसर क्या? सर एक बार डायग्राम दिखा सकते हैं क्या? मेरा सेकंड डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, तो न्यूटन में आंसर नहीं आएगा। न्यूटन में आंसर नहीं आएगा, राइट। 2 मीटर और 5 मीटर देख लेते हैं हम। यहाँ पे ये ऐसा है,
यहाँ पे ये ऐसा है। ये इसका नेचुरल लेंथ है और ये डिस्टेंस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। तो एक्स एक्स इनिशियल कितना होगा? तो पहले ये इतना कम कंप्रेशन था कितने का? 2 सेंटीमीटर का। तो एक्स इनिशियल इज 2 सेंटीमीटर। तो इसको एसआई यूनिट में लिखेंगे तो 2 × 10⁻²मीटर। एक्स फाइनल इज 3 सेंटीमीटर, 3 × 10⁻²मीटर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या होता है? हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। तो हाफ के की वैल्यू क्या है? 100। एक्स फाइनल इज 3 × 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा, -2 × 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कितनी जाएगी? 1/2 × 100। ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁴। ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁴। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 100/2। ये वाली वैल्यू हो जाएगी 5 × 10⁻⁴। तो ये 2.5 हो जाएगा। 10⁻² × 2.5 × 10⁻⁴। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.5 × 10⁻²। तो आंसर कितना हो जाएगा? 25 × 10⁻³ जूल। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25 मिली जूल। 25 मिली जूल, ठीक है। So can you show up a bar? सर तो यस जो सर। एक्स आई होगा वो -2 होगा ना, लेकिन आप उसका सिर्फ अरे भाई मैग्नीट्यूड एक्स लेते आई हैं को तुम माइनस में लो, प्लस में लो, स्क्वायर पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। पॉजिटिव। तो बात खत्म करो ना यार, तुम लास्ट लेक्चर से यही कर रहे हो। ओके नेक्स्ट टाइम ये डाउट नहीं आना चाहिए। सर लोअर पार्ट प्लीज। सर यस सर बोलिए। इलास्टिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो अपन बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ही हुआ वो भी। हाँ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब वही वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जो आएगा उसमें माइनस साइन लगा दीजिए तो वही चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बन। उसमें क्या करना है? माइनस साइन लगा देना है तो चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बन, ठीक है। यस इलास्टिक का मतलब वही है जहाँ पे कुछ लेंथ चेंज हो रहा है, जहाँ पे कोई लेंथ चेंज हो रहा है।
डन। सर वेट एक मिनट, लोअर पार्ट दिख रही है। डन सर। ये यूनिफॉर्म थिन रॉड जैसा है, यूनिफॉर्म थिन रॉड। ग्राउंड पे यूनिफॉर्म थिन रॉड। कंपलसरी नहीं है थिन होना, बट यहाँ पे अपन ले रहे हैं। इसका मास m है और लेंथ l, मास m लेंथ l। इस ग्राउंड को रेफरेंस लाइन अज्यूम कर रहे हैं। क्या अज्यूम कर रहे हैं? रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रेफरेंस लाइन, मतलब इसकी वैल्यू 0 है। इस पॉइंट पे, इस सरफेस पे पोटेंशियल, इस सरफेस, ये जो लाइन है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। तो फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड। इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसको मैं सॉल्व कर। नहीं, MgL नहीं है आंसर इसका। देखो यहाँ MgL इसका आंसर कभी होता जब ये मास L डिस्टेंस पे होता, राइट। बट यहाँ पे मास कैसा है? डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे है मास। ये रॉड है। अब देखो ये यहाँ पे जो मास है उसका कोई डिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे जो मास है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, हर पार्ट में इक्वली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे अगर आप कोई एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे, कोई स्मॉल सा एलिमेंट ले लिया, उसका कुछ मास आएगा, उसकी कुछ हाइट आएगी। यहाँ पे एलिमेंट ले लिया, इसका कुछ मास आएगा, इसकी कुछ हाइट आएगी। इसका मास ले लिया, इसकी कुछ हाइट आएगी। यहाँ पे एलिमेंट ले लिया, इसका मास आएगा और इसकी कुछ हाइट आएगी। तो देखो इसका जैसे जैसे आप इस साइड मूव कर रहे हो, है ना, इसकी हाइट जो है वो चेंज होती जा रही है। उसकी हाइट क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही है। अगर ये ऐसा होता, सिर्फ ऐसा होता, एक पार्टिकल होता जिसका मास m है और h हाइट पे होता, तो डायरेक्ट आप लिख देते l हाइट पे होता सपोज। इसकी पोटेंशियल, यहाँ पे रेफरेंस इसको अज्यूम कर लिया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आप लिखते mgl। क्या लिखते? mgl। बट ये टोटल मास कितने लेंथ पे है या कितने हाइट पे है? l हाइट पे है। ये टोटल मास कितने हाइट पे है? तो l हाइट पे, तो mgl हो जाए, राइट। बट ये इसका टोटल मास l हाइट पे नहीं है ना, इसका टोटल मास l हाइट पे नहीं है। हाइट क्या है? डिफरेंट है। मास देख लो, यहाँ पे भी मास होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। पूरे रॉड में ही मास है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हर, अगर कोई भी एलिमेंट जैसे ऐसा स्ट्रिप लिया, ये क्या होगा? ये जो रॉड है ऐसे ऐसे स्ट्रिप से बना होगा। ये स्ट्रिप, ये स्ट्रिप, ये स्ट्रिप, सब स्ट्रिप को ऐड करते जाए, टोटल रॉड आ जाएगा, टोटल लेंथ आ जाएगा इस रॉड का। तो ऐसे 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 स्ट्रिप से बना होगा इस टाइप के स्ट्रिप्स, राइट। ऐसे ऐसे स्ट्रिप्स, तो पूरे को अगर आप ऐड करोगे ऐसा, तो पूरे को अगर आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल मतलब लेंथ ऑफ रॉड आ जाएगा। इसीलिए आप यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते MgL। डायरेक्टली आप MgL सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि मास जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे, तो डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या करेंगे आप? तो ऐसे केसेस में क्या होता है,
इंटीग्रेट करना पड़ता है। ऐसे केसेस में क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो आपको एक स्मॉल सा एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्मॉल एलिमेंट। देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है मास का, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। तो जहां पे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आता है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आता है, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आता है, ये मास हो या कुछ भी हो, वहां पे आप क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन आता है। वहां पे समेशन के लिए, इसके लिए आप क्या यूज करते हैं, समेशन के लिए इंटीग्रेशन, ये यूज करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। किसके लिए यूज करते हैं, समेशन के लिए, राइट। समेशन के लिए क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं। एडिशन के लिए क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। जहां पे कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगा कुछ भी। तो अब यहां से देखो, डायरेक्टली तो फाइंड नहीं कर पाएंगे, डायरेक्टली तो फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा, स्मॉल सा पार्ट कंसिडर करना पड़ेगा इसका। क्या करना पड़ेगा, स्मॉल पार्ट कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये स्मॉल पार्ट कंसिडर किया, सपोज y डिस्टेंस पे dy विड्थ का एक स्मॉल सा पार्ट कंसिडर किया। तो इस स्मॉल पार्ट को आप अज्यूम कर सकते हैं पॉइंट मास। इस स्मॉल पार्ट को आप पॉइंट मास अज्यूम कर सकते हैं। और इसकी हाइट कितनी होगी, y, dy इज वेरी स्मॉल, dy इज वेरी स्मॉल। तो आप इसको एक पॉइंट मास कंसिडर कर सकते हैं जिसकी हाइट कितनी होगी, y डिस्टेंस पे होगी। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आप फाइंड कर सकते हैं। जो भी मास होगा इस स्मॉल से पार्ट का, वो इंटू g इंटू वाई, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो उसके लिए आपको पहले इसका मास फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, मास फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो मास फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप, कैसे मास फाइंड करेंगे, तो लेट्स से इसका मास मैं अज्यूम कर लेता हूँ dm। स्मॉल मास होगा इसीलिए dm, स्मॉल मास होगा इसलिए इसका मास क्या अज्यूम कर लिया, dm। अब dm कैसे फाइंड करेंगे, तो यूनिटरी मेथड लगाना है। क्या लगाना है, यूनिटरी मेथड। जैसे लेंथ l है, लेंथ l तो मास क्या है, इस टोटल लेंथ l के लिए मास की वैल्यू क्या है, m। लेंथ अगर 1 यूनिट होगा, इसी रॉड कैसा है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह पे सेम है। तो लेंथ l तो मास क्या है, m। लेंथ अगर 1 यूनिट होगा तो मास क्या हो जाएगा, m by l। लेंथ इसका कितना है, dy, लेंथ इसका कितना है, dy। तो dy का मास कितना आ जाएगा, dy के लिए क्या हो जाएगा, m by l इंटू dy, राइट। m by l इंटू, यही क्या है, ये मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट है, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, एलिमेंट। ये जो m by l है इसको बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ। m by l को क्या बोलेंगे अपन, मास पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का अगर मास गिवन है, 1 यूनिट का मास गिवन है, तो 5 यूनिट का मास फाइंड करना है। तो क्या करोगे, मास पर यूनिट लेंथ को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 1 यूनिट का मास गिवन है, 10 यूनिट का मास फाइंड करना है, तो m by l गिवन है, मास पर यूनिट लेंथ को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। वही किया है, मास पर यूनिट लेंथ m by l है, dy लेंथ का मास फाइंड करना है, कितने लेंथ का, dy। तो इसको क्या किया, dy से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। मास पर यूनिट लेंथ क्या है, m by l। यू हैव टू फाइंड द मास ऑफ dy लेंथ। तो क्या करना है, मास पर यूनिट लेंथ को, जितने लेंथ का मास फाइंड करना है उस लेंथ से आपको मल्टीप्लाई कर दें। तो m by l इंटू dy, m by l इंटू dy, यही क्या है, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट। इसका मतलब dm की वैल्यू क्या हो जाएगी, आंसर dm इज m by l इंटू dy। यही dm है, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट क्या है, dm। तो dm की वैल्यू क्या हो जाएगी, m by l इंटू dy, m by l इंटू dy। आगे चल के इसको m by l को लैम्डा भी बोलेंगे, बट डिस्कस करेंगे बाद में। dm क्या हो जाएगा, m by l इंटू dy। अब देखो ये जो स्मॉल सा एलिमेंट लिया है वो कितने हाइट पे है, ये जो dm मास लिया है स्मॉल सा एलिमेंट, ये कितने हाइट पे है, y हाइट पे। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आप क्या लिखोगे, स्मॉल सी पोटेंशियल एनर्जी आएगी तो उसको मैं du लिख देता हूँ, है ना। या तो ऐसा लिख दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, पोटेंशियल लास्ट में जो आएगा उसको लर्न कर लेना है, वो समझ में आ जाएगा आपको। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ dm मास, dm मास, dm मास। तो इसको मैं du बोल देता हूँ। du की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mgl। तो m dm इंटू g इंटू वाई, dm इंटू g इंटू वाई। तो यहाँ से du की वैल्यू को आप क्या लिखोगे, dm क्या हो जाएगा, m by l इंटू dy इंटू g इंटू वाई, इंटू g इंटू वाई। पहले इतना नोट कर लीजिए,
फिर देखते क्या आता है। लास्ट में कुछ रिजल्ट आएगा, सिंपल सा रिजल्ट आएगा कुछ, उसको लर्न कर लेना है और क्वेश्चन को उसी के अकॉर्डिंग जो भी वैसा क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करना है। सर थोड़ी देर के लिए लोअर पार्ट दिखाओगे प्लीज? सर 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 upper Yes, जो part- सर जो ऊपर वाला पॉइंट होता है दैट इज तो बट कनेक्टेड टू द लोअर वाला पॉइंट्स ना। कौन सा? सो द टॉप मोस्ट, सपोज कोई भी सेगमेंट ले लो कोई भी हाइट पे, बट वो नीचे का पार्ट पे कनेक्टेड रहेगा ना। सेगमेंट ये लिया तो इसको हटा देंगे ना, सिर्फ इतने ही पार्ट की बात कर रहे हैं ना भाई साहब। अरे सेगमेंट ये एलिमेंट लिया, सिर्फ इतने की, सिर्फ इसी एलिमेंट की स्टडी कर रहे हैं अभी, तो सिर्फ उसको कंसिडर करना है। टेंशन थोड़ी फाइंड कर रहे हैं कि एलिमेंट ले लिया तो सर, एलिमेंट ले लिया तो इस साइड भी टेंशन आएगा, उस साइड भी आएगा, इसका भी नहीं मास सर, कंसिडर कर लिया। सर आई एम सेइंग सपोज आई होल्ड अ बॉल इन द एयर समवेयर, तो बट लाइक द बॉल इज नॉट कनेक्टेड ना नीचे किसी भी चीज से, ऐसे ही फ्री है ना, हाथ में पकड़ा कर छोड़ देंगे उसको, तो दैट मींस हियर इट इज कनेक्टेड टू द नीचे का जो भी पॉइंट्स है। अरे भाई स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं, किससे बना होगा ये? स्मॉल स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना होगा, राइट? तो हर एलिमेंट का जो जो एलिमेंट ये रॉड है, स्मॉल स्मॉल ऐसे ऐसे एलिमेंट से मिलकर बना होगा ये। तो ऐसे ऐसे एलिमेंट से जो मिलकर बना होगा, तो जो एलिमेंट है, हर एलिमेंट की हाइट क्या है? डिफरेंट। हर एलिमेंट की हाइट क्या है? डिफरेंट है। तो डायरेक्टली यू कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस रॉड, राइट? क्योंकि हाइट डिफरेंट है तो आप डायरेक्टली फाइंड नहीं कर पाएंगे कि पोटेंशियल एनर्जी इस रॉड की क्या होगी। तो इसको बेसिक, इसका जो बेसिक एलिमेंट है उसको लेंगे, उसको कंसिडर करेंगे और फिर वहां से सॉल्व करना है स्टार्ट करेंगे। पहले ये पढ़ा है क्या, हाँ या ना? यस सर। कहाँ पे पढ़ लिया ये? सर इंटीग्रेशन पढ़ा है, ये नहीं वाला, अरे ये वाला इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ये पोटेंशियल एनर्जी एलिमेंट लिया, एलिमेंट को अलग करके सॉल्व किया, ऐसा पढ़ा है क्या कभी? नहीं 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 पढ़ा तो फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हो तो समझने की कोशिश करो ना, फिर अपना तुम लॉजिक क्यों लगा रहे हो? पहले पढ़ा होता कुछ, हाँ कुछ नॉलेज है पहले से, फिर डिस्कशन का कोई मीनिंग होता है। कुछ पता नहीं है फिर डिस्कस कर रहे हैं तो कोई मीनिंग नहीं होती उस चीज की। उसको समझिए, क्या बताया जा रहा है उसको समझिए। सर लोअर पार्ट प्लीज। ये नहीं कि सर ये एलिमेंट लिया तो ये पार्ट कैसे हट गया। अरे इसी एलिमेंट को कंसिडर कर रहे हैं। अगर एक ये रॉड नहीं होगी, एक पॉइंट, इसलिए ये एग्जांपल लिया कि अगर रॉड नहीं होगी, अगर ये एक मास होता है ना, इस रॉड का भी मास m है और एक मैंने पॉइंट मास ले लिया उसका भी मास m है, तो अगर मास एक ही पॉइंट पे पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता तो उस केस में आप क्या करते? उस केस में डायरेक्ट इसकी पोटेंशियल एनर्जी आप लिख देते U = mg × l, राइट? mg × l डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी आती। क्यों आती? क्योंकि टोटल मास का जो डिस्टेंस है इस यहाँ से, टोटल मास का जो डिस्टेंस है कहाँ से? रेफरेंस लाइन से, वो क्या है? l है। तो टोटल मास का डिस्टेंस l है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgl। क्या हो जाएगी? mgl। बट यहाँ पे टोटल मास का डिस्टेंस l नहीं है, डिस्टेंस क्या हो रहा है? वैरी कर रहा है। डिस्टेंस जैसे जैसे आप इस साइड जा रहे हो डिस्टेंस वैरी कर रहा है, तो आप डायरेक्टली फाइंड नहीं कर पाएंगे, डायरेक्टली फाइंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि डिस्टेंस वैरी कर रहा है। वेरिएबल आ गया कुछ, तो उस केस में आप डायरेक्टली फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कि ये किससे बना होगा रॉड। तो रॉड जो है स्मॉल स्मॉल एलिमेंट से मिलके बना होगा, ऐसे एलिमेंट से dy 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 dy, पूरे dy को ऐड कर दो यहाँ से यहाँ तक तो टोटल लेंथ आ जाएगा। पूरे dy को dy एलिमेंट ले लिया, कहाँ से कहाँ तक ऐड कर दिया? यहाँ से यहाँ तक 0 to l बोल दो, ऐड कर दिया तो मुझे टोटल लेंथ आ जाएगा। तो एक स्मॉल सा एलिमेंट लिया, क्या लिया? एक स्मॉल सा एलिमेंट लिया। एलिमेंट का जो ये लेंथ है वो है dy, dy इज वेरी स्मॉल, dy इज वेरी स्मॉल। तो ये जो एलिमेंट लिया है ये इस रेफरेंस लाइन से कितने डिस्टेंस पे है? तो y डिस्टेंस पे। इसका मास क्या होगा? तो अज्यूम कर लिया मास तो स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल है ना। तो यहाँ से ये dy इज वेरी स्मॉल है तो इसका मास जो होगा वो भी बहुत ही कम होगा, तो dm अज्यूम कर लिया। लेट्स से मास ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट इज dm। अब इसका मास आप कैसे फाइंड करोगे? तो इसके मास को फाइंड करने के लिए यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? यूनिटरी मेथड। तो लेंथ l है तो मास क्या है? m। लेंथ 1 यूनिट होगा तो मास क्या हो जाएगा? m/l। यही है मास पर यूनिट लेंथ। 1 यूनिट का मास कितना है? m/l। अब dy लेंथ होगा तो उसका मास क्या हो जाएगा? m/l इंटू dy। क्या हो जाएगा? m/l इंटू dy। इसको बोल रहे हैं मास ऑफ, ये क्या है? मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट।
यही है डीएम, यही क्या है डीएम, यही डीएम है। तो डीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी m/l इंटू डी वाई, m/l इंटू डी वाई। अब देखो ये स्मॉल सा एलिमेंट जो लिया है उसका मास डीएम है, कितने हाइट पे है, y हाइट पे है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी mgh, m की जगह पे डीएम, g h की जगह पे y, तो m इसको पुट कर दिया इतना, पहले इतना नोट कर लो, इसमें कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो। सर नहीं ये सब समझा सर, मैं बोल रहा हूँ जो P होता है वो इट ओनली डिपेंड्स ऑन mgh ना, इट डज नॉट डिपेंड कि बॉडी ग्राउंड से कनेक्टेड है या नहीं, उस पर तो डिपेंड नहीं करेगा ना। यस, ओके, उस मुझे पे क्यों लगा था डिपेंड कि करेगी? मुझे लगा था dy क्योंकि नीचे ग्राउंड से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है ना, तो जीरो हो नहीं जाएगा, नहीं नहीं, मुझे वो ऐसा लगा। पोटेंशियल एनर्जी, देखो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, रेफरेंस लाइन पे डिपेंड करता है, राइट, कि रेफरेंस किसको आप अज्यूम कर रहे हो, रेफरेंस लाइन का होना कंपलसरी है, अदरवाइज पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं हो। तो सिर्फ आप किसी को भी रेफरेंस लाइन, ये तो ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है ना, वो तो इंडिविजुअल पे डिपेंड कर रहा है कि रेफरेंस लाइन किसको अज्यूम कर रहा है। तो किसी को रेफरेंस लाइन अज्यूम कर लो और ये रॉड इससे कनेक्टेड है या नहीं है, आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते, पोटेंशियल एनर्जी इसकी फाइंड कर सकते, नोट कर लो फिर समझ में आएगा। अभी रॉड को ग्राउंड पे रख दिया है, कुछ हाइट पे रख देते हैं, कुछ हाइट पे रख के देख लेते हैं, अगर ये यहाँ पे होता तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती। सर ये पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट आप वापस समझा सकते हो प्लीज सर, द लास्ट पार्ट। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होता है। यस सर। इसका मास क्या है, जो स्मॉल एलिमेंट लिया है इसका मास क्या है dm, डीएम है सर। इसकी हाइट कितनी है y, अच्छा अच्छा ओके सर, दिखा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा mgh की जगह पे dmgy। ओके सर, थैंक यू। डन। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या के लिए क्या करेंगे, ये जो स्मॉल स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं, स्मॉल स्मॉल एलिमेंट हर किसी की पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो ऐड करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी, तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड करना का मतलब ऐड, यहाँ पे ऐड करने का मतलब क्या है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यू को आपने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ डी यू, डी यू कितना है यार, डी यू है m/l इंटू डी वाई इंटू एम इंटू जी वाई, राइट। तो यहाँ से mg कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दिया, m वैरी नहीं कर रहा है, g भी नहीं है, l भी नहीं है, क्या वेरिएबल है y dy। अब देखो y कहाँ से कहाँ तक वैरी कर सकता है, ये रॉड है, आप जो एलिमेंट ले रहे हो y डिस्टेंस पे, यहाँ से एलिमेंट लिया था ये dy, तो ये एलिमेंट आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, 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 यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं, राइट। जब आप एलिमेंट यहाँ पे लोगे तो y की वैल्यू 0 होगी, जब आप एलिमेंट यहाँ पे लोगे y की वैल्यू l होगी।
जब आप एलिमेंट यहाँ पे लोगे y की वैल्यू 0 होगी, जब आप एलिमेंट यहाँ पे लोगे y की वैल्यू l होगी। मतलब y कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, तो y वैरीज फ्रॉम 0 टू l। y कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, वैरीज फ्रॉम 0 टू l, 0 टू l। तो यहाँ से क्या आ रहा है, u इक्वल्स टू mgl, ये हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2, y स्क्वायर बाय 2, 0 टू l, 0 टू l। तो u की वैल्यू क्या आ गई, mg बाय 2l इंटू एल स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mg l स्क्वायर बाय 2l, l से l कैंसल आउट हो जाएगा, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u इक्वल्स टू mgl बाय 2। क्या हो गई पोटेंशियल एनर्जी, mgl नहीं mgl बाय 2। अब यहाँ से समझिए, कहीं पे भी रॉड आ गया ऐसा यूनिफॉर्म रॉड, कैसा रॉड है ये, यूनिफॉर्म रॉड। रॉड कैसा है ये, यूनिफॉर्म। अगर ये यूनिफॉर्म रॉड है तो क्या करना है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgl हो जाएगी। मास ml है, लेंथ l, मास m, लेंथ l है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी अपने को पता है mgl, ये रेफरेंस लाइन है। ये क्या है, रेफरेंस लाइन है। u की वैल्यू 0 यहाँ पे रेफरेंस लाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी होगी तो इसके टोटल मास को कहाँ पे अज्यूम कर लेना पड़ेगा, यहाँ पे सेंटर पे अज्यूम कर लेना। ये इसका सेंटर है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। वो आगे एक चैप्टर आएगा, मैं वहां पे इसको डिस्कस करूंगा कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। इस रॉड में, यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड में सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, इसके सेंटर पे होता है। कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है। तो आपको क्या करना है, इस पूरे मास को आपने क्या अज्यूम कर लिया, एक पॉइंट मास। सेंटर ऑफ मास मतलब एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे आप पूरे बॉडी के मास को अज्यूम कर सकते। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ अ बॉडी is assumed to be concentrated, is assumed to be concentrated, right? मतलब आप पूरे बॉडी के मास को कहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास पे अज्यूम कर सकते हैं। कहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर है, इसको आप बोल सकते हैं सेंटर, या अलग से मैं इसको लिख देता हूँ सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास एक चैप्टर ही है, उसको आगे डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। बट इतना समझ लेना है कि अगर एक रॉड है तो रॉड का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा। बट कैसा रॉड होना चाहिए, यूनिफॉर्म रॉड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म रॉड। तो अगर मैं इस पूरे बॉडी के मास को इस पॉइंट पे अज्यूम कर, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे पूरे बॉडी के मास को मैं कहाँ पे अज्यूम कर लूँ, इस पॉइंट पे अज्यूम कर लूँ। मतलब ये एक पॉइंट हो गया, इसका मास m हो गया, और ये सेंटर से इसका जो डिस्टेंस होगा वो l/2 होगा, राइट। कितना होगा, l/2। l बाय सेंटर पे जो मास है ना, पूरे मास को कहाँ पे अज्यूम कर लिया, सेंटर पे। और इसका जो ग्राउंड से ये डिस्टेंस कितना है, l/2। तो अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी आप क्या लिखोगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mg इंटू l/2, mg इंटू l/2। आंसर आएगा सी, आंसर आएगा सी। मतलब क्या करना है, जहां पे भी रॉड दिखे, जहां पे भी वायर दिखे जहां पे भी आपको रॉड दिखे, वायर दिखे, स्ट्रिंग दिखे, है ना, जहां पे भी आपको स्ट्रिंग दिखे, तो इन सब केस में क्या करना है, कहीं जहां पे भी आपको चेन हाँ स्ट्रिंग दिखे, सॉरी, तो क्या करना है, यू की वैल्यू को आपको क्या लेना है, mgl/2 कंसिडर कर लेना। mgl/2 मतलब पूरे मास को कहाँ पे अज्यूम कर लेना, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास अभी उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ इतना समझ लेना है कि सेंटर पे अज्यूम कर लेंगे। कहाँ पे अज्यूम कर लेंगे, सेंटर पे अज्यूम कर लेंगे, राइट। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट आपको लिख देना है, इंटीग्रेशन इतना नहीं करना, इतना इंटीग्रेशन नहीं करना है। इसी को बताने के लिए मैं इंटीग्रेट कर रहा था, ये मैं डायरेक्ट लिख सकता था ये, बट समझ में नहीं आता कुछ, इसलिए मैंने वो सब इंटीग्रेट करके यहाँ लाया है आंसर। यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, mgl/2। तो आपको भी ऐसा ही करना है, आपको भी ऐसा ही करना है। सपोज अगर ये ऐसा क्वेश्चन आए, समझ लो, फिर नोट कर लेना, एक बार आप समझ लीजिए पहले। ऐसा है, ये रॉड है, यहाँ यहीं से इसको रिलीज किया, इसी इंस्टेंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर। जब ये रॉड ये ऐसा है, इसका ये जो लेंथ है ये h हाइट पे है, जब ये एंड कितने हाइट पे है, h हाइट पे, तभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। मास है, लेंथ है, प्लस l/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका मास कहाँ पे अज्यूम कर लेंगे, सेंटर पे, राइट। तो सेंटर पे अज्यूम करने का मतलब इसका पूरा मास यहाँ पे आ जाएगा। इससे ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, l/2, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी h। इसका मास m है, ये वाली वैल्यू 0, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh प्लस l/2। क्लियर है, नोट कर ली ये। बट ये होना कैसा चाहिए था, यूनिफॉर्म होगा तब, यूनिफॉर्म।
तो कहीं पे भी आपको रॉड दिखे, वायर दिखे, स्ट्रिंग दिखे, चेन दिखे, इन सब में क्या करना है, यूनिफॉर्म रहना चाहिए। इन सब में क्या करना है, उसके सेंटर ऑफ मास मतलब उसका सेंटर फाइंड कर लीजिए, उसका सेंटर फाइंड कर लीजिए। एक बार सेंटर फाइंड कर लिया, आंसर आ जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। सर तो हम पोटेंशियल खाली वो पॉइंट में लिखेंगे ना सेंटर का। क्या सेंटर का? खाली वो सेंटर का हम पोटेंशियल से निकालेंगे ना, वरना फिर पूरा समझ उसका पूरा रॉड का हो जाएगा फिर वो। कुछ नहीं करना है, सेंटर पे उस पॉइंट, उस पूरे बॉडी के मास को अज्यूम कर लेना बस। अब देख लो कितने डिस्टेंस पे फाइंड करना। डन। यूनिफॉर्म रॉड, लेंथ एल, मास एम, ग्राउंड ये है, इसी को रेफरेंस अज्यूम कर रहे हैं। इसकी हाइट एच, बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस रॉड की? इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? सर mgh। देखो पूरे मास को कहाँ पे अज्यूम कर लेंगे, यहाँ पे, तो यहाँ पे अज्यूम कर लिया, तो इस मास का यहाँ से ग्राउंड से हाइट कितना है, एच। कितनी हाइट पे है, एच। इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये यू जीरो है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, एम जी एच। एम जी, इसकी सर वो पोटेंशियल एनर्जी क्या रॉड हो का जाएगी? विड्थ ही कंसिडर करेंगे। कैसे कंसिडर करेंगे तुम बताओ? सर नहीं, विड्थ का हाफ वो नहीं लेंगे। हाफ होगा तो हाइट कितने डिस्टेंस पे है भाई साहब? h। एच पे है तो एल बाई टू आ जाएगा क्या वो? नो सर, सर नहीं, मैं बोल रहा हूँ लाइक रॉड अगर 5 सेंटीमीटर थिक है तो जो उसका सेंटर होगा लाइक वो 2.5 का होगा, h प्लस 2.5 ऐसे। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वर्टिकल रॉड है ये। सर नहीं, गजब थिकनेस की लॉजिक है थिकनेस यार। की बात एक कर रहा एक हूँ। थिकनेस अभी रॉड कैसा ले रहा हूं मैं, क्या बताया अभी स्टार्टिंग में? हॉरिजॉन्टल रॉड। अरे हॉरिजॉन्टल नहीं, कैसा रॉड, यूनिफॉर्म थिन रॉड। यस यस। अगर ये बताओ, अगर इसका कुछ थिकनेस होगा तो क्वेश्चन में गिवन होगा या नहीं होगा? यस सर। तो जब गिवन होगा तो तुम उसका टेंशन क्यों ले रहे हो? ओके ओके। खुद का लॉजिक मत लगाओ यार प्लीज। जितना बताया जा रहा है उस पे फोकस कीजिए सिर्फ।
सर L/2 पे होगा। क्या L/2 पे होगा? जब कुछ गिवन ही नहीं है इसका थिकनेस, इसका मतलब ये थिन रॉड है। गिवन होगा इसका मतलब कंसिडर करेंगे, नहीं गिवन होगा नहीं कंसिडर करेंगे, सिंपल है। और ये पूरा रॉड के हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मतलब इसका सेंटर यहाँ पे आएगा, तो सेंटर से इसका डिस्टेंस है अभी h है, सिर्फ h, क्योंकि ये थिन रॉड है। कैसा है? थिन। कुछ नहीं गिवन है, थिन। कुछ अगर इसका डायमेंशन, अगर इसका कुछ थिकनेस होगा गिवन होगा, नहीं गिवन है तो थिन लेंगे। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म चेन of length L, and mass M overhangs a smooth table with its two-third part lying on the table. A uniform chain of length L and mass M overhangs a smooth table with its two-third part lying on the table. Find the work done. By an external agent to bring the chain on the table slowly, मतलब एक्सेलरेट उसको नहीं करा रहे, राइट। क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, फिर देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। A uniform chain of length L and mass M overhangs a smooth table with its two-third part lying on the table. ये लेंथ जो है वो 2L/3 है, तो ये लेंथ कितना होगा? L/3। अब टोटल चेन का जो मास है वो M है, वो क्या है? M, राइट, M है। तो ये बताओ जो टेबल पे ये जो चेन है वो टेबल पे है, उसका मास कितना होगा? लेंथ है 2L/3, तो मास भी हो जाएगा 2M/3। यूनिफॉर्म चेन है, ये L/3 है, तो इसका मास भी हो जाएगा M/3। एनी डाउट? M/3 2M/3 इन सब में कोई डाउट आ रहा है क्या? नो। अब देखो वर्क डन फाइंड करना मतलब कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट होगा जो इसको क्या कर रहा होगा, इस साइड पुल कर रहा होगा, राइट। F एक्सटर्नल ऐसा लगा देता हूँ मैं। कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट होगा जो इसको क्या कर रहा होगा, इस साइड स्लोली पुल कर रहा होगा। स्लोली पुल करने का मतलब है इसकी वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये स्लोली क्या कर रहा है, इसको पुल कर रहा है। तो क्या करेंगे अपन, कैसे सॉल्व करेंगे? वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। तो अगर मैं इस वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट एक बताया है क्या होता है, माइनस होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू नहीं प्लस होता है, माइनस नहीं प्लस होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्स का माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो अगर मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लूं, तो क्या मुझे ये वर्क डन बाय दिस फोर्स आ जाएगा? क्या आ जाएगा? मुझे वर्क डन बाय F एक्सटर्नल आ जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे अपन, कैसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे।
तो पहला जो है इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसा है। तो अभी क्या करेंगे, किसी ना किसी को रेफरेंस अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, तो रेफरेंस किसी को भी अज्यूम करेंगे। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज होने वाला नहीं है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स सेम, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, वो क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी को भी आप रेफरेंस अज्यूम कर ले, आंसर वही रहेगा, आंसर वही रहेगा। तो अभी देख लेते हैं अपन। ये ऐसा है। अब ये बताओ, मैं क्या करता हूँ, इसको इसी को रेफरेंस मान लेता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ। ये चेन इनिशियली ऐसा था, इसी को मैं क्या मान लेता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ, यही है रेफरेंस लाइन, यही है रेफरेंस लाइन या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 अज्यूम कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे जो भी मास होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। यहाँ पे जो भी मास होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ किसकी आएगी, इस वाले पार्ट की। तो इस वाले पार्ट का सेंटर कहाँ पे होगा, तो ये डिस्टेंस टोटल जो है वो L/3 है, तो ये कितने पे आएगा, L/6 पे आएगा, राइट। L/6 पे कहीं यहाँ पे आएगा इसका सेंटर, कहीं यहाँ पे आएगा इसका सेंटर। सेंटर अभी सेंटर लिख लो, या आप सेंटर ऑफ मास ही लिख लो, COM बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, COM। तो सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे आएगा। तो टोटल मास को कहाँ पे एज्यूम करेंगे, यहीं पे एज्यूम करेंगे। इस वाले पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी 0 है, सिर्फ किसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, इस पार्ट की आएगी पोटेंशियल एनर्जी। और पूरे मास को अपन कहाँ पे एज्यूम करते हैं, सेंटर पे एज्यूम करते हैं। सेंटर इसका ये है, कितना डिस्टेंस, L/6। तो अभी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आप क्या लिखेंगे, U इनिशियल की वैल्यू क्या होगी। तो देखो ये 0 है, इसके बिलो आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, इसके अबव जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, राइट। तो नेगेटिव आएगा तो कितना होएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, इसका मास कितना है, m/3 इंटू जी, और सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना, L/6। तो कितना आ गया ये, -mgL/18, -mgL/18। तो इसकी जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है अकॉर्डिंग टू दिस रेफरेंस लाइन कितनी हो गई, -mgL/18, -mgL/18। नोट कर लो। फिर फाइनल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे जब ये पूरा चेन कहाँ पे आ जाएगा, इस टेबल पे आ जाएगा, तभी इसकी क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे आप। नोट कर लीजिए। डन। सेकंड में क्या आएगा, जब ये फाइनली पूरा चेन कहाँ पे आ गया है, इस टेबल पे आ चुका है। ये इसका फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो पूरा चेन ये इसका फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। टोटल लेंथ क्या है, L। टोटल लेंथ क्या है, L, है ना। तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी, यही रेफरेंस लाइन था, तो U फाइनल की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, 0। अरे रेफरेंस लाइन यही है ना यार इसका, इसी रेफरेंस लाइन पे आ चुका है ना अभी पूरा चेन,
तो यू फाइनल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो यू फाइनल क्या है 0, यू इनिशियल क्या है माइनस mgl/18 माइनस mgl/18। तो ये कितना हो जाएगा, mgl/18 आ जाएगा। तो वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा यू, इक्वल्स टू डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट की वैल्यू हो जाएगी आपको mgl/18, क्या हो जाएगी mgl/18। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता था, क्वेश्चन ऐसा होता है फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्या आ जाता आंसर। क्वेश्चन ऐसा होता है फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी का वर्क डन, यस सेम सेम आता है सर, माइनस के साथ आता, क्या आता, माइनस नेगेटिव, माइनस के साथ, यस सिर्फ माइनस आ जाता है इसमें, आंसर तो सेम होता बट उसमें नेगेटिव साइन लग जाता, बिकॉज mg डाउनवर्ड्स लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड्स हो रहा है तो नेगेटिव। वैसे भी आपको बताया कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है ना इक्वल्स टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो यस सर, सर जो इनिशियल वाला केस था उसमें जो टेबल के टॉप पे था हमने उसका 0 कंसिडर किया ना, बाकी वाले पार्ट का करना फिर पी ढूंढा, वैसे करना है ना। क्या क्या बाकी वाले पार्ट में, नहीं सर, मतलब जो पार्ट चेन का टेबल पे था रेफरेंस टाइम पे तो उसका 0 लेंगे। 0, राइट हाँ, राइट, और फिर जो टेबल के नीचे वाला सिर्फ उसी को ऐड कर देंगे। यस यस, है ना, बिकॉज रेफरेंस लाइन जिसको कंसिडर किया है, अगर उस रेफरेंस लाइन पे कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, तो क्या हो जाएगा, इसी रेफरेंस लाइन पे ये पूरा चेन आ गया, मतलब इस पूरे चेन की पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसी की पोटेंशियल एनर्जी है, इसीलिए फर्स्ट केस में उसी की पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, और इस केस में किस चेन की पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जा रही है। क्यों 0 हो जा रही है, क्योंकि पूरा चेन जो है इसी रेफरेंस लाइन पे आ रहा है। सर तो चेन का टोटल पी निकालेंगे एंड देन फाइनल माइनस इनिशियल, दैट मींस हाँ, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ओके सर। ये एक रिंग है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म रिंग, यूनिफॉर्म रिंग, इस रिंग का मास है m, रेडियस r, रेडियस r। यहाँ पे इस रिंग पे क्या किया, एक पॉइंट मास रख दिया। यहाँ इस रिंग पे एक पॉइंट मास जो है ये कनेक्टेड है, क्या है ये कनेक्टेड है ऐसे, इसका भी मास है में, ये पॉइंट मास, पॉइंट मास, ये रिंग है उसका मास तो m है, ये है ही, ये एक पॉइंट मास है जो इस रिंग से क्या है कनेक्टेड है। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन इसका ऐसा दिया होगा, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ये ऐसा है, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा है। ये मास जो है ये यहां से यहां आ चुका है, कहां पे, यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, वही रिंग है, सेम रिंग, यूनिफॉर्म रिंग। मास m, रेडियस r, ये इसका फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इस रिंग का भी मास है m, और ये जो पॉइंट मास है उसका भी मास है, और ये इससे कनेक्टेड है रिंग से। तो ऐसा रिंग रोटेट कर रहा होगा, आगे जा रहा होगा, या रिंग है ना रोटेट करते हुए आगे जा रहा होगा, इसलिए यहाँ पे आ चुका है। तो आपको बताना है फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ गिवन सिस्टम, चेंज इन
potential energy. Find the change in potential energy of a given system. इस पूरे को आप सिस्टम अज्यूम कर रहे हैं, रिंग और मास. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताना है, तो यहाँ से यू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आएगी, यहाँ से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी. देखिए चेंज कितना आ रहा है. mgr/2 आ रहा है. सर माइनस mrg आ रहा है. माइनस आ रहा है. ठीक है, चेक कर लेते हैं. माइनस mgr. और यहां से क्या आएगा? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ये ऐसा है, राइट. इस रिंग का मास तो यहीं पे आएगा यार, रिंग का सेंटर तो यहीं पे. यूनिफॉर्म रिंग है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे हो जाएगा. ये मास यहाँ पे है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब लिखेंगे तो रिंग के लिए आ जाएगा यू रिंग प्लस यू एम. तो रिंग का हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस आर है, टोटल मास को रिंग के यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे, ये हो जाएगा mgr. और ये वाला कितना डिस्टेंस पे? 2r पे, तो mg इंटू 2r. तो ये वाली वैल्यू होगी 3 mgr. फाइनल ये मास यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे u फाइनल में भी क्या आएगा? u रिंग प्लस um, है ना. तो u रिंग अभी भी उतना ही होगा mgr, और इसका ये वाला डिस्टेंस अभी r हो जाएगा, है ना. तो ये भी हो जाएगा mgr. रेफरेंस लाइन से r राइट पे, तो mgr. तो क्या आ गया? 2 mgr. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी PE डेल्टा U की वैल्यू क्या हो जाएगी? U फाइनल माइनस U इनिशियल, 2 mgr माइनस 3 mgr. आंसर हो जाएगा माइनस mgr. क्या हो जाएगा? माइनस mgr. राइट, नोट कर लीजिए. Sir, how is it possible that ring का central mass is not on the ring? ऐसे सेंटर में रिंग के बाहर है. रिंग का सेंटर कहाँ पे होगा? सेंटर ऑफ मास कहीं पे लाई कर सकता है. उतना ज्यादा डिटेल में मत जाओ, सिर्फ इतना समझ लेना है कि सेंटर पे आएगा. वो आगे समझ में आ जाएगा जब चैप्टर पढ़ाऊंगा कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है, क्या लाई करता है, वो सब समझ में आएगा. अरे यही इसी पॉइंट के अबाउट सिमेट्री आ रही है. कोई दूसरा पॉइंट है जिसके अबाउट सिमेट्री आ रही है? नो सर. तो जिसके अबाउट सिमेट्री आती है ना, अगर यूनिफॉर्म है तो वही सेंटर ऑफ मास हो जाता है. जैसे ये रॉड लिया, ये रॉड में किस पॉइंट के अबाउट सिमेट्री आएगी? इसी के पॉइंट सिमेट्री आ सकता है ना, और किसी के अबाउट सिमेट्री आ सकता है क्या? नो सर. तो ये इसीलिए ये सेंटर ऑफ मास. इस रिंग की सिमेट्री, इस रिंग में इसी पॉइंट के अबाउट सिमेट्री आएगी, इसलिए सेंटर ऑफ मास हो. तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि सेंटर मास लाइज ऑन दैट ऑब्जेक्ट ओनली. नहीं, कहीं पे भी लाई कर सकता है, इनसाइड आउटसाइड कहीं पे. ये कंपलसरी नहीं. वो अपन देखेंगे, अभी नहीं. जब चैप्टर पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास, तो वहां पे कुछ एग्जांपल से भी आपको समझ में आ जाएगा, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि सेंटर ऑफ मास जो है वो बॉडी पे लाई करना कंपलसरी नहीं है. वो कहीं पे भी लाई कर सकता है, इनसाइड और आउटसाइड कहीं पे भी लाई कर सकता है. So can you show up part 1? ये भी नोट नहीं किया था. मतलब तुम लोग करते क्या हो? उतना टाइम दिया नोट करने के लिए, फिर क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे, फिर भी तुम लोगों ने नोट नहीं. वेरी गुड, ऐसे ही करो यार तुम लोग. Sir, यस सर, बोलिए. we can neglect the MGR of the ring over here, right? Because it remains the same throughout the change. Neglect the MGR of the ring.
because it remains the same throughout the change. yes because है ना, center of this ring remain same, है ना, remain same का मतलब center of ring तो change होगा नहीं, remain same at same height ऐसा भी बोल सकते हो, remains at same height पे ही रहेगा, तो आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते, वैसा ही होगा आगे जब क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो बहुत केसेस में ऐसा ही होगा कि आपको कोई बॉडी है, उस बॉडी पे मास, अब वो मास जो है जिस बॉडी पे कोई पार्टिकल है वो पार्टिकल मूव कर रहा है ना, तो उस बॉडी के पोटेंशियल एनर्जी को आप नेग्लेक्ट कर दोगे, बिकॉज उसका सेंटर जो भी होगा वो हमेशा वहीं पे रहेगा, चेंज नहीं होगा, सेम हाइट पे होगा, तो वैसे केसेस में आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते, जैसे यहाँ पे भी अगर आप नेग्लेक्ट कर देते तो आंसर क्या होता, आंसर रिमेन सेम। सर हम बॉडी के सेंटर को रेफरेंस लाइन नहीं लेंगे ना, जो ना वो सर्कल के, या बॉडी के वो सर्कल के अपन सेंटर को रेफरेंस लाइन नहीं लेंगे ना उसमें फिर? अरे भाई रेफरेंस लाइन के बारे में क्या बोला गया बताओ, तुमने अभी तक रेफरेंस लाइन के बारे में क्या समझा आज तक, लास्ट 2-3 लेक्चर्स में, तुम ये एक्सप्लेन करो, एक बार एक्सप्लेन करो इस चीज, बताओ क्या होता है रेफरेंस लाइन, कहाँ कंसिडर करेंगे रेफरेंस लाइन, ये बताओ। तो पोटेंशियल से 0 होता है, फिर कहीं भी अपन ले सकते हैं उसको ना, उसको कहीं भी ले सकते हैं ना, हाँ तो कहीं भी ले सकते हैं, तो ये तो इंडिविजुअल पे डिपेंड कर रहा है ना कि रेफरेंस लाइन किसको वो कंसिडर कर रहा है, क्या रेफरेंस लाइन को चेंज करने से डेल्टा यू की वैल्यू चेंज हो जाएगी, नहीं, रेफरेंस लाइन को चेंज करने से क्या डेल्टा यू की वैल्यू चेंज हो जाएगी, नो सर, अरे यस और नो, नो सर, तो फिर चेंज नहीं हो, तो किसी ने अगर इसी को रेफरेंस लाइन कंसिडर कर लिया, किसको, सेंटर से पास हो रहा है, सपोज सेंटर से पास हो रहा है, तो यहाँ पे रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgr आ जाएगी, कितनी आ जाएगी mgr, तो ये वाली वैल्यू 0, ये mgr, जब ये यहाँ पे आएगा तो इसी रेफरेंस लाइन से ये पास हो रहा है, तो रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 0, इस बॉडी की भी पोटेंशियल एनर्जी 0, तो फाइनल एनर्जी 0 आ जाएगी, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, 0 माइनस mgr, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस mgr, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस mgr, तो किसी को भी रेफरेंस लाइन कंसिडर कीजिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चेंज होने वाला नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज होने वाला नहीं है, वो हमेशा वही हो। नेक्स्ट लिखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, पूरे मैकेनिक्स में 3 to 4 टूल्स है, टूल्स का मतलब उसका यूज करके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होता है, उसमें फर्स्ट टूल जो है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम, फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए ये थ्योरम आना कंपलसरी है, फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हर क्वेश्चन को नहीं बट मैक्सिमम क्वेश्चन मैकेनिक्स वाले क्वेश्चन में, जहाँ पे जनरल क्वेश्चन होगा, मतलब स्पेसिफिक नहीं दिखेगा आपको कि ऐसा कि काइनेमेटिक्स है, वैसा नहीं दिखेगा, तो उन सब क्वेश्चन में आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन को आप काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन को इससे सॉल्व कर सकते हैं, देखेंगे इसका एप्लीकेशन पार्ट देकर समझ में आएगा क्या होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम using second law of motion, using second law of motion, F external क्या होता है, F external equals to dp by dt, dp by dt, तो यहां से F external या नेट फोर्स बोल दीजिए, राइट, तो F external equals to, नेट बोल देता हूँ ज्यादा बेटर, F नेट, नेट फोर्स, इसको मैं डॉट एस कर देता हूँ, इस साइड भी डॉट ds, ds dp अपॉन dt डॉट ds, तो F नेट डॉट ds ये क्या हो जाएगा, dw, यही क्या होता है dw, F डॉट डॉट ds क्या होता है, dw होता है, dw इक्वल्स टू दिस, तो यहां से अभी इसको क्या लिख सकते हैं, dp ds बाई dt कर दीजिए, तो ds बाई dt की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी v, राइट,
ds बाई dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। तो यहां से dw आ गया। आप dp को क्या लिख सकते हैं, तो d जो होगा p होगा m इंटू वी डॉट वी। तो dw इक्वल्स टू मास कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, ये हो जाएगा dv डॉट वी। dv डॉट वी दोनों सेम डायरेक्शन में, राइट। v जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में dv होगा। dv मतलब स्मॉल सा पार्ट कंसिडर कर रहे हैं, तो m ये क्या हो जाएगा, dv इंटू वी इंटू कॉस 0। तो ये क्या आ रहा है आपका, dw इक्वल्स टू एम वी डी वी। क्या जा रहा है, ऐसा नहीं कि v इंटू वी स्क्वायर कर दिया, एम वी डी वी। तो टोटल वर्क डन के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। टोटल वर्क डन के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट कर दिया, v इनिशियल v फाइनल 0 टू w, 0 टू w। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, w इक्वल्स टू 0 टू w इक्वल्स टू मास कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, v हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2, v स्क्वायर बाय 2, v इनिशियल v फाइनल। तो यहां से ये क्या आ जा रहा है, w माइनस 0 इक्वल्स टू हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर, v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। तो w की वैल्यू क्या आ रही है आपको, हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल स्क्वायर। हाफ m v स्क्वायर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन क्या आ रहा है आपका, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। तो ये क्या हो जाएगा, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। ये क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, W क्या है आपका, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। F नेट लिखा है, नेट फोर्स लिखा है मतलब ऑल फोर्सेस। वर्क डन बाय, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस किसके इक्वल हो जा रहा है ये, तो ये हो जा रहा है इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। यही थ्योरम क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत सारे क्वेश्चन में ये यूज होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम, नोट कर लीजिए पहले। यहीं से आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहीं से क्या आता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और यू कैन से गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। यहीं से आता है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो वो सब आएगा। सर सर आपने जब yes, ds मल्टीप्लाई किया आपने डॉट प्रोडक्ट ही क्यों किया, ऐसा क्यों है? क्योंकि मुझे वर्क डन चाहिए। क्या चाहिए मुझे, वर्क डन चाहिए, इसलिए डॉट प्रोडक्ट किया है। अच्छा ओके सर। सर वो आपको cos 0 कैसे आया? अरे v और dv, v और dv दोनों सेम ही डायरेक्शन में होगा ना यार, यस सर। तो अच्छा सेम डायरेक्शन में है तो एंगल 0 हो जाएगा ना फिर। ओके। सर यहाँ पे जो dp दिया है, dp इज लाइक स्मॉल चेंज इन मोमेंटम ना, इसलिए आपने मास को बाहर निकाल दिया, दैट मींस। मास कांस्टेंट होगा, मास तो वैरी नहीं कर रहा होगा ना। हाँ हाँ, तो dp मास, लाइक dp is change in momentum and change in momentum can be only due to velocity. वेलोसिटी, यस। Okay.
या इस वर्क एनर्जी थ्योरम को आप कोई भी फोर्स एक्ट कर रहा है, वो कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, कैसा भी फोर्स है, कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते, वर्क एनर्जी थ्योरम। सर सर जो यस, ऊपर डीपी और डीएस में जो डॉट प्रोडक्ट था, तो आप डीटी को शिफ्ट कैसे कर सकते हो? उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है ना। अरे डीटी है ना, डीटी वेक्टर थोड़ी है यार। यस यस। डीटी वेक्टर होता तब तो शिफ्ट नहीं कर पाते ना। स्केलर है, जैसे ऐसा मान लो, ये मान लो 3 है, ऐसा समझने के लिए डीएस, तुम यहाँ पे 3 लिखो या इसमें 3 लिखो, ये तो वैसा ही दिखेगा ना, डीपी डॉट डीएस बाय 3, ऐसा ही दिखेगा ना ये। अच्छा, उसको लाइक कांस्टेंट टाइप ट्रीट कर रहे हैं। यस, डीटी ओके। है ना, स्केलर है। हाँ, अगर वेक्टर होता तो शिफ्ट नहीं कर पाते, ओके। बट डिनोमिनेटर में वेक्टर कभी आएगा ही नहीं, वेक्टर ओके, डिवीजन तो वो पॉसिबल ही नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के रूल्स हम कर रहे नहीं। हैं ना यस, यहाँ। ओके। हाँ, स्केलर होता है तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो करता है वो। अच्छा, मुझे लगा डॉट प्रोडक्ट है तो प्रॉब्लम। डीटी क्या है, स्केलर है ना, तो उसको कहीं भी इस साइड रखो या उस साइड रखो, चेंज होने वाला नहीं है। सर, और आपने अज्यूम किया इनिशियल वर्क डन है जीरो, लाइक डब्ल्यू। हाँ, जब भी वेलोसिटी v1 है, उसका वर्क डन 0। अरे ये जरूरी नहीं है, ये 0 टू w लिमिट पुट करना कंपलसरी नहीं है, सिर्फ ऐसा लिख दिया ना, इसका मतलब ही होता है टोटल वर्क डन। इसका मतलब ही क्या होता है, टोटल वर्क डन। ठीक है। अच्छा, नहीं नहीं, तो वी कैन डू डब्ल्यू एफ माइनस डब्ल्यू आई ऑल्सो ना। यस, बट ओके। उसका कोई मतलब नहीं होगा, अगर डब्ल्यू एफ माइनस डब्ल्यू आई किया ना, इसका मतलब ये हो जाता है किसी इंस्टेंट में फाइंड कर, इसीलिए हाँ, ये लाइक वाला। इंटरवल में ना। हाँ, बट ऐसा इसलिए ये सब लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर सिर्फ इसको किसी ने ऐसा लिख दिया चलेगा, सिर्फ डी डब्ल्यू लिख दिया तो इसका आंसर डब्ल्यू ही लिखना है, डब्ल्यू प्लस सी नहीं, डब्ल्यू ही लिखना है। इसका मतलब ही होता है टोटल वर्क डन। इसका मतलब ही क्या होता है, टोटल वर्क डन। या इस साइड लिमिट लिख देंगे v1 v2, मतलब जब इनिशियल वेलोसिटी v1 है पार्टिकल की, जब फाइनल वेलोसिटी v2 है, तो यहाँ से यहाँ तक वर्क कितना करना पड़ रहा होगा, वही है डब्ल्यू, वही क्या है, डब्ल्यू। नहीं सर, लाइक इफ आई टेक डब्ल्यू एफ एंड डब्ल्यू आई, तो डब्ल्यू वो एफ रॉन्ग हो माइनस जाएगा भाई डब्ल्यू साहब, आई। ये 0 डब्ल्यू भी मैं तुम्हारे लिए लिखा हूँ, मैं नहीं लिखने वाला था ये 0 डब्ल्यू। मुझे पता था कि तुम इस टाइप का कुछ तुमको डाउट्स आएगा, इसलिए मैंने लिखा ये 0 डब्ल्यू। फाइनल इनिशियल कुछ नहीं होता है वर्क डन। वर्क डन हमेशा इंटरवल के लिए डिफाइन होता है। क्या होता है, इंटरवल के लिए। कभी ऐसा ऐसा भी लिखा तो एक तरह से ये रॉन्ग टाइप, ऐसा नहीं। वर्क डन का मतलब ही होता है ये, इसका मतलब क्या हो गया, इनिशियली वर्क डन 0 है, फाइनली वर्क डन डब्ल्यू, मतलब इंस्टेंट की बात कर रहे हो, इंस्टेंट के लिए ये चीज डिफाइन नहीं है ना, यस सर। ये किसी टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन है। तो आप सीधा जब भी वर्क डन आए डी डब्ल्यू लिख दो बस, और जो भी इसका फंक्शन है वो आ जाएगा। उसके फंक्शन के बाद तुम यहाँ पे इसके लिमिट्स पुट करो, फंक्शन के बाद उसकी लिमिट्स पुट करो, पहले मत पुट करो। तो अगर मैं यहाँ पे डी डब्ल्यू आया है, तो मैं ऐसा आगे कैसा लिखता पता है, डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, ऐसा लिख देता, डब्ल्यू इक्वल्स टू डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। अब यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता एम वी डी वी, एम वी डी वी। अब इंटीग्रेट कर दो, वी इनिशियल वी फाइनल लिख दो, तो वैसा। इसलिए टोटल वर्क डन देखना है, डब्ल्यू इनिशियल डब्ल्यू फाइनल मत करो, ये सब मत करो कभी, सिर्फ टोटल वर्क डन। डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करने का मतलब ही हो गया टोटल वर्क डन। लिमिट्स पुट मत करना, लिमिट्स किस में पुट करेंगे, जो इसका फंक्शन है, फंक्शन क्या बन रहा है, एम बी डी वी, राइट, इसमें लिमिट्स पुट करेंगे, फंक्शन में लिमिट। ओके सर। डन। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से अपने को क्या पता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप इसको बोल सकते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्सेस। अदर फोर्सेस मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है, सूडो फोर्स है, कुछ है वैसा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है, डब्ल्यू सी।
work done by conservative forces, work done by conservative forces. WNC क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, और ये वर्क डन बाय अदर फोर्सेस, वर्क डन बाय अदर फोर्सेस। अदर फोर्सेस जैसे कहीं से पे सूडो फोर्स भी आ सकता है, तो ऐसा मैं लिख दूं सूडो फोर्स, एग्जांपल के लिए लिख दिया सूडो फोर्स। तो ये होता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में क्या आ सकता है? ग्रेविटेशनल फोर्स आ सकता है, राइट, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब आ सकता है। नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन आ सकता है। तो जो भी फोर्स लग रहा होगा उसका वर्क डन लिख लेंगे। वर्क डन जैसे वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, दो ही फोर्स लग रहा है सपोज, ग्रेविटी और फ्रिक्शन, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ ग्रेविटी ही लग रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी। स्प्रिंग फोर्स लग रहा है और फ्रिक्शन लग रहा है तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जितना फोर्स वर्क कर रहा होगा ना, जिस फोर्स का वर्क हो रहा होगा उसको आप यहाँ पे लिख दो इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या लिख दो फिर? इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहीं पे अगर मैं ऐसा अज्यूम कर लूं, इफ WNC इक्वल्स टू 0 एंड W अदर इक्वल्स टू 0, वर्क डन बाय अदर फोर्सेस एंड वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। मतलब कोई भी फ्रिक्शन का वर्क नहीं हो रहा है, कोई भी सूडो फोर्स का वर्क नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। उस केस में सिर्फ इस पे किसका वर्क होगा? कंजर्वेटिव फोर्स का। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप क्या लिखोगे? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? तो माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। क्या होता है? माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हो जाएगा इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप इस वाले को क्या बोल सकते हैं? ये ऐसा आ गया है। तो ये जो माइनस साइन लगा हुआ है इसका मतलब हो गया लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पी इक्वल्स टू गेन इन के, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये कभी यूज कर सकते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, जब कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क, जब कभी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क क्या होगा? 0 होगा। व्हेन वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज 0, राइट, तभी होगा। या वर्क डन बाय अदर फोर्सेस वो भी 0 होगा, तभी आएगा ये, वरना नहीं आएगा। कोई इसको ऐसा भी लिख सकता है यार, ये ऐसा आ गया, कोई बोल सकता है यहाँ से, एंड माइनस को इस साइड लगा दिया तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस डेल्टा के, राइट। तो इस केस में आप इसको बोल सकते हैं गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये माइनस के साथ है तो इसको बोलेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या आएगा? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ये कभी आएगा? जब कोई एक्सटर्नल, मतलब कोई भी फ्रिक्शन या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, या कर भी रहा है तो उसका वर्क डन क्या है? 0 है। उसका वर्क डन क्या है? 0 है। अब मैं यहीं से आगे कंसिडर करता हूँ इसको, यहाँ से क्या आ रहा है? माइनस डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा के, राइट, माइनस डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस डेल्टा के, डेल्टा के। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, इसको आप क्या लिखोगे? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये क्या हो जाएगा? के फाइनल माइनस के इनिशियल, राइट। तो यहाँ आ जाएगा माइनस यू फाइनल प्लस यू इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। इसको इस साइड लाइए, ये क्या हो जाएगा? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। ये क्या है? के इनिशियल क्या है? ये वाली एनर्जी जो है टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है, ये ना, टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, राइट, एनर्जी। इसको मैं बोल देता हूँ E1 या TE1, कहीं पे TME भी लिखा होगा, TE1। ये क्या है? टोटल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, निकल एनर्जी, राइट। तो यहां से अपने को क्या आ रहा है? इसके बाद अपन क्या लिखेंगे? इसके बाद तो यहां से आ रहा है, इसको आप लिखेंगे टोटल इनिशियल एनर्जी
इक्वल्स टू, इसके बाद ये लिखना है टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी। यही क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसी को क्या बोलते हैं अपन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बट ये कभी यूज होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कभी यूज होगा जब कोई फ्रिक्शन का वर्क नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन का कोई भी वर्क नहीं हो रहा है, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क नहीं हो रहा है, कोई भी अदर फोर्सेस का वर्क नहीं हो रहा है, सिर्फ कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है। तो जब कभी कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा उस केस में आप इसको यूज कर सकते हैं, उस केस में आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना। वरना हर केस में आप इसको यूज कर सकते हैं, कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है, हमेशा ये यूज होगा। बट एनर्जी कंजर्वेशन कभी यूज होगा जब सिर्फ नॉन कंजर्वेटिव, जब सिर्फ किसका होगा, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होगा, तभी यूज होगा। ये क्लियर होना चाहिए, नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ बोलोगे सर अदर फोर्सेस कैसे होगा, लाइक कोई सूडो फोर्स हो सकता है ना, एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, कोई सूडो फोर्स हो सकता है। सर बट ऑल फोर्सेस आर क्लासिफाइड इन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव ना। नॉन कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव है, बट सूडो फोर्स रियल फोर्स नहीं है ना। ये सब किसके लिए डिफाइन है, ये सब कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव किसके लिए डिफाइन है, रियल फोर्सेस। किसके लिए, रियल फोर्सेस। तो ये फोर्स कैसा होता है, रियल फोर्स होता है। ये रियल फोर्स है क्या, नो। हाँ, इसलिए उसको अलग कर, ठीक है। तो वो क्लासिफिकेशन रियल के लिए और सूडो Yes. फोर्स हम अदर में। हाँ ऑब्वियस है, कोई भी क्लासिफिकेशन जो कर रहे हैं वो तो रियल के लिए ही होगा ना यार। ओके सर, और सपोज मुझे एक पूछना था, अगर मेरे पास 2 पॉइंट ए और बी है, एक फोर्स इज लाइक डिस्प्लेस द बॉडी टू ए एंड देन टू बी, तो अगर मुझे वर्क बिटवीन ए एंड बी निकालना है तो फिर तो मैं कर सकता हूँ ना, W फाइनल माइनस W इनिशियल। वही सोच रहा था अभी तुमको फिर से ये क्यों नहीं आया, वेरी गुड। यही मैं सोच रहा था कि तुमको ये फिर क्यों नहीं आया, अभी तक एक ही बार में कैसे तुमको ये सब चीजें क्लिक हो गई कि हाँ 0 to W नहीं हो सकता है, W1 W फाइनल क्यों नहीं हो सकता है। सर उसमें क्यों नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं, अरे मेरे भाई एक फर्स्ट लेक्चर में बताया, समझो यार। V इनिशियल है, यहाँ पे पार्टिकल आ गया, V फाइनल होगा। अगर तुमने W1 लिखा इसका मतलब तुम इस इंस्टेंट पे बोल रहे हो W1। तुमने W फाइनल लिखा मतलब तुम इस इंस्टेंट पे बोल रहे हो W फाइनल। क्या इस इंस्टेंट पे इसका वर्क डन W1 है? क्या इस इंस्टेंट पे इसका वर्क डन WF है? नहीं नहीं सर, मैं इंटरवल की बात करो, उस इंटरवल के बीच में। इंटरवल में कभी ऐसा आएगा ही नहीं ना यार, इंटरवल में कभी ऐसा आएगा ही नहीं ना, अलग से आएगा, ऐसा आएगा ही नहीं। W आएगा, बोलना है AB जा रहा है तो बोलेंगे AB जा रहा है, ये AB लिख दिया, A to B ऐसा। हाँ सर यही बोल रहा हूँ मैं, 0 to A उसने। नहीं 0 to A वो मत करो यार प्लीज, ये सब मत करो। वर्क डन फाइंड करने आता है तुमको? यस सर, F डॉट है। वर्क डन फाइंड करो, सीधा वर्क डन फाइंड करो, A to B प्लस W B to C ऐसा फाइंड करो। इसको आप क्या लिख सकते हैं, DW लिख सकते हैं, जो भी होगा A to B, इसको AB कर दो, इसको DW कर दो, BC कर दो, और फिर जो भी इसका एक्सप्रेशन आ रहा है वो कर दो, फिर उसमें लिमिट्स लगा दो। पहले मत लिमिट लगाओ यहाँ पे WA WB ये सब काम मत करो। इतना समझाने के बाद भी अगर ये काम कर रहे हो, ये सब समझाने के बाद भी अगर इतना तुम काम कर रहे हो, W1 तुमको जैसे फाइंड करना है कर लो, मैं बता रहा हूँ वो काम करना गलत, रॉन्ग है वो। तुमको लग रहा है तुम्हारा आंसर आएगा, कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सर नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जैसे अगर ABC है, A to C मैंने ढूंढा, एक इंटरवल है ना, तो टोटल आ गया, फिर मैंने अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ समझो, तुम उस चीज को समझो, तुमको इंटीग्रेट करके ये ऐसा नहीं लिखना है, बस आगे तुमको जो समझ में आता है तुम कर लो, ये नहीं करना है इंटीग्रेशन करके W फाइनल W इनिशियल W फाइनल नहीं करना। सर वही ऐसा क्यों है, लेकिन वही पूछ रहा हूँ। तो क्या बता रहा था यहाँ पे, ये बता रहा था क्या कि अंधेरी से चर्च गेट कैसे जाना है। अच्छा, at one point work is not defined, that is why instant लेते नहीं। इंस्टेंटेनियस वर्क हो जाएगा वो। क्या बोल रहा था, V1 है, यहाँ पे वर्क डन W होगा क्या, यहाँ पे V फाइनल है, WF होगा क्या? नो नो, एक इंटरवल यहाँ लेते से हैं। यहाँ तक का वर्क होगा ना। हाँ हाँ, तो इसीलिए इसको सिर्फ DW लिखेंगे, जो भी फंक्शन आएगा ऐसा लिख दिया MVDV। अब इसमें लगा दो ना यार लिमिट्स, इसमें मत लगाओ तुम, इसमें लगा दो V इनिशियल V फाइनल। अच्छा अच्छा, आ जाएगा वर्क डन। तो वही आएगा ना। हाँ आंसर वही आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आना है, अच्छा आंसर में कोई चेंज।
सर अगर लेकिन हमें क्वेश्चन में वैल्यूज दिया तो हम कर सकते हैं वैसे, ऐसे नहीं, मैं इंटीग्रेशन की बात नहीं देख कर भाई, रहा। सुन लो पहले पहले तुमको जैसे सॉल्व करना है तुम कर सकते हो, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये लगाना रॉन्ग है बस। उसके बाद तुमको जैसे भी सॉल्व करना है ना, सॉल्व कर लो, ठीक है। सॉल्व तो तुम कैसे भी कर सकते हो, बट ये बोल रहा हूँ कि ये अगर तुमने लगा दिया ना, और सपोज तुम आंसर लिख रहे हो कहीं पे, तुम मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम आंसर लिखने का मतलब क्या है, जैसे बोर्ड्स में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तुम वैसा लिख रहे हो, ऐसा लिख रहे हो, कहीं पे रॉन्ग हो जाएगा। ये इसकी कोई मीनिंग नहीं होती। अच्छा, आंसर जो तुम लाओगे आंसर सेम आएगा, मैं ये नहीं बोल रहा आंसर चेंज हो जाएगा, बट ये जो तुमने कहीं पे ऐसा एक्सप्रेशन लिख दिया ना, उसका मतलब कोई ये मीनिंगलेस स्टेटमेंट हो जाए, मतलब एक्सप्रेशन हो जाए। हाँ, वो लाइक मैं ये वर्क एट पॉइंट ए एंड वर्क एट पॉइंट यस, बी, वो बट सेंस आंसर जो तुम्हारा आएगा ना, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, बट इस तुम उसको ऐसा नहीं लिख सकते, एक्सप्रेस ऐसे नहीं कर सकते। बात आ रही है समझ में? हाँ हाँ सर, लाइक मैं पूछ रहा हूँ, अगर सपोज मैं, ये दूसरा चीज है, सपोज A to C मेरा वर्क 5 जूल्स है, A to B मेरा 2 जूल्स है, तो B to C मेरा वर्क 3 हो सकता है ना, 5 minus हाँ 2 तो किया। हाँ तो अगर वैसा है तो तुम वैसा कर लेना, जैसे A to B ऐसा, प्लस वर्क डन इक्वल्स टू B to C इक्वल्स टू वर्क डन इक्वल्स टू A to C। अच्छा, फिर सबट्रैक्ट कर सकते हैं ना। हाँ जो ओके। भी है, अगर फोर्स कंजर्वेटिव होगा तभी। हाँ, मेरा मीनिंग वही है, लेकिन हम एक्सप्रेस वैसे नहीं कर सकते, वो एक्सप्रेस, हाँ पॉइंट। वही बोल रहा हूँ, आंसर तुम्हारा सेम आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुमको जैसे भी लिखना है लिख सकते हो, आंसर तुम्हारा सेम आएगा, बट एक्सप्रेशन जो है वो रॉन्ग, ये बता रहा हूँ। ओके सर। सर यस, हमने यूनिफॉर्म वाला सम क्या था उसमें सर, हाइट पे लेते हैं अपन तो भी वो स्ट्रिपर लेके सॉल्व करेंगे ना अपन, वो सॉल्व करना हो तो। किसमें कौन से क्वेश्चन? और जैसे अपन ने यूनिफॉर्म रॉड लिया था मास का, हाँ उसमें अगर यस अपन रॉड को हाइट पे लिया अपन ने, एच हाइट पे, यस, तो सॉल्व करना हो तो अपन वो स्ट्रिप लेके सॉल्व करेंगे ना, एक स्मॉल डीएम लेके सॉल्व करेंगे ना। हाँ सॉल्व करेंगे तो वही आएगा आंसर। आज के लिए इतना ही रहेगा। हाँ नेक्स्ट लेक्चर में जो भी है पूछ लेना फिर।